हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और मैं हरिओम सिंह। जैसा कि आपका 10th क्लास का जो प्रथम टॉपिक जो हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया जिसको कि हम समाप्त कर चुके हैं, उससे संबंधित जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, प्रश्न हैं, उन्हें आगामी क्लास में आपके यहाँ पर हल करा दिया जाएगा। फिर भी अगर कोई समस्या आपके उस टॉपिक को लेकर है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आप बता सकते हैं। यूट्यूब चैनल जहाँ भी आपको सुविधा लगे वहाँ आप हमको बता सकते हैं और उनका समाधान वहाँ पर कर दिया जाएगा। हमारा जो अगला टॉपिक है, सेकंड टॉपिक जो चल रहा है समास, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये समास जो टॉपिक है आपका, ये 2 अंक का टॉपिक है। 2 अंक के अंतर्गत इसमें समास के एग्जामिनर जो है या तो समास की डेफिनेशन या फिर समास के प्रकार या फिर समास के अंतर्गत एक समास और दूसरे समास में अंतर, या फिर कोई भी एक समास देकर के उसमें कौन सा समास है उसकी डेफिनेशन आदि आदि क्वेश्चन पूछता है। इस प्रकार से हम समास जो टॉपिक है हम उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिस टॉपिक को कि हमने कल से स्टार्ट किया था। इस टॉपिक के अंतर्गत पहले हमने समास का अर्थ क्या है यह पढ़ा था कि जो समास जो शब्द है, ये समास शब्द जो है आपका सम प्लस आस, इन 2 शब्दों से मिलकर के बनता है। सम प्लस आस, इन 2 शब्दों से मिलकर के हमारा जो समास शब्द है उस समास शब्द का निर्माण होता है। इस समास शब्द का जो अर्थ होता है उसका से होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, अर्थात जो विस्तारित जो शब्द होते हैं उनको संक्षेप में किया जाता है समास के अंतर्गत। अगर हम इस समास के शब्द के विलोम की बात करें तो समास का जो विलोम होता है वो व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। समास का विलोम व्यास होता है। और जो ये समास शब्द है, ये समास शब्द आपका सम उपसर्ग अस धातु अग्नय प्रत्यय, इनसे मिलकर के बना हुआ होता है। इस प्रकार से समास को पढ़ने के बाद अगर हम फिर समास की परिभाषा देखें तो समास की परिभाषा के अंतर्गत 2 सार्थक शब्द मिलकर के किसी तीसरे सार्थक शब्द का इसमें निर्माण करते हैं, तो इस निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो समासीकरण कहलाती है और बनने वाला जो सार्थक शब्द होता है वो समास कहलाता है। इस प्रकार से आपकी ये समास की परिभाषा होती है। इसके बाद हमने जो समास के प्रकारों के अंतर्गत का भेद जो पढ़ा था, मैंने बताया था आपको, अगर समास के भेद पदों के आधार पर अगर समास के भेद देखे जाएंगे तो हमारे होते कितने प्रकार? 4 प्रकार। अर्थात पदों के आधार पर जो समास के प्रकार होते हैं, हमारे 4 प्रकार के समास होते हैं। और सामान्यतः हमारी जो समास के प्रकार होते हैं वो हमारे समास के प्रकार 6 प्रकार होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास 4 प्रकार के होते हैं, उनमें पहला जो नियम होता है वो होता है पहला पद प्रधान। दूसरा समास जो होता है वो होता है दूसरा पद प्रधान। अर्थात जिस समास में पहला पद प्रधान होता है वह हमारा पदों के आधार पर पहला समास होता है। जिसमें पहला पद प्रधान ना होकर के दूसरा पद प्रधान होता है वह हमारा पदों के आधार पर दूसरा समास होता है। जिस समास के अंतर्गत ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है अथवा अन्य पद ही प्रधान होता है वह हमारा तीसरा समास। और एक ऐसा समास जिसमें से कोई भी पद, दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, वह समास हमारा अगला समास होता है। इस प्रकार से समास हमारे पदों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम समास के प्रकारों की बात करें, क्योंकि समास के अंतर्गत हमेशा 2 ही पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद। इन 2 पदों की स्थिति में
अगर पहला पद प्रधान है तो दूसरा पद प्रधान नहीं होगा, पहला पद अगर प्रधान नहीं है दूसरा पद प्रधान होगा, या फिर दोनों पद प्रधान होंगे, या फिर दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे। इस आधार पर अगर हमारे समास को देखा जाए तो हमारा समास 4 प्रकार का होता है। इसके बाद अगर हम समास के प्रकारों की बात करें तो समास के जो प्रकार होते हैं हमारे वो कितने होते हैं? 6। मैं पहले बता चुका हूं, अगर पदों के आधार पर समास को देखेंगे तो हमारे पदों के आधार पर समास हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, तीसरा पद दोनों पद प्रधान या दोनों पद प्रधान नहीं। और इस आधार पर अगर हम देखेंगे समास को कि ऐसा समास जिसमें कि पहला पद प्रधान होता है, पहला पद जिसमें प्रधान होता है वह समास हमारा अव्ययीभाव समास कहलाता है। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, मैंने पहले बता चुका हूं, कोई भी समास होगा उस समास में 2 ही पद होते हैं, पहला पद प्लस दूसरा पद। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है वह समास हमारा कौन सा समास? अव्ययीभाव समास कहलाता है। दूसरा, जिस समास में हमारा दूसरा पद प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान होता है? ये वाला पद, अर्थात ये वाला पद प्रधान ना होकर के ये वाला पद हमारा जो जिस समास में प्रधान होता है वह हमारा कौन सा समास कहलाता है? वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है वह हमारा अव्ययीभाव समास होता है। जिस समास में हमारा दूसरा पद प्रधान होता है वह समास हमारा तत्पुरुष समास होता है। और जिस समास में हमारे दोनों की दोनों पद, पहला पद और दूसरा पद, दोनों की दोनों पद अगर हमारे मुख्य होते हैं वह समास हमारा कौन सा समास होता है? वह समास हमारा द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। और जिस समास में ना तो पहला पद ना दूसरा पद, अर्थात ना तो ये वाला पद ना ये वाला पद, अर्थात एक तीसरा ही पद अगर क्या होता है उसमें प्रधान होता है, वह समास हमारा किसके अंतर्गत? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से पदों की प्रधानता के आधार पर हमारे समास 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम समास के प्रकारों की बात करें तो हमारे जो समास के प्रकार हैं वो हमारे समास 6 प्रकार के होते हैं। और 6 प्रकार के अगर हम समासों का अध्ययन करें तो उसे मैं याद कराने के लिए एक सूत्र आपको बता चुका था, अब तक ददा। इस सूत्र के आधार पर हम समास के प्रकारों को देख सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला आ से अव्ययीभाव समास, वा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व समास और दा से द्विगु समास। इस प्रकार से हमारे समास के अंतर्गत 6 प्रकार इसमें हो जाते हैं। 6 प्रकार होने की स्थिति में हम इस सूत्र के माध्यम से उस समास के प्रकारों को दे सकते हैं जो 6 प्रकार हमारे समास के होते हैं। उसके बाद में अगर हम इस समासों का अध्ययन करें तो इस समास के अंतर्गत अगर हम देखें कि जब पदों के आधार पर हमारे समास 4 प्रकार के होते हैं तो ये 2 जो प्रकार हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसके अंतर्गत कि कर्मधारय समास और एक ये द्विगु समास, ये दोनों समास कौन कौन से? एक तो कर्मधारय समास और एक द्विगु समास, ये दोनों की दोनों हमारे जो समास होते हैं ये एक अलग समास होता है। कौन सा? तत्पुरुष समास। उस तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आते हैं क्योंकि जब तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तो हमारा कर्मधारय समास और द्विगु वाले समास में भी दूसरा ही पद प्रधान होगा। जब तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आपके कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं तो आपके उस तत्पुरुष समास की जो विशेषता है दूसरा पद प्रधान होता है, उसी प्रकार से आपके कर्मधारय समास और द्विगु समास में भी दूसरा ही पद प्रधान होता है। इस प्रकार से पदों के आधार पर और सामान्यतः समास के प्रकार होते हैं वो आपके 6 प्रकार होते हैं जिनको याद करने का सूत्र अब तक दद्दा होता है। पदों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं जिसमें कि कर्मधारय समास और द्विगु समास जो होते हैं वो सामान्यतः आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। यह जो ज़्यादातर जो नियम लागू होते हैं वो आपके संस्कृत में होते हैं, लेकिन हिंदी के अंतर्गत हम इन समासों को 6 प्रकारों को अलग अलग पढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारे समास जो है 6 प्रकार के, इनका हम सामान्य रूप से एक एक का अध्ययन करेंगे और विभिन्न उदाहरणों को देखते हुए चले जाएंगे। अगर मैं सामान्य रूप से इन समास को बताऊं आपको तो सामान्य रूप से इनकी विशेषताओं को बताया जाए तो ये समास जो हैं ये समास खुद अपनी व्याख्या करते हैं। जैसे कि पहला समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, अव्ययी माने
अव्ययीभाव समास का मतलब क्या हो गया? अव्ययी, अर्थात आ प्लस व्यय, व्यय माने होता है खर्च करना, खर्च करना, आ माने नहीं, अर्थात नहीं, अर्थात ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार खर्च नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय, वे माने खर्च करना अर्थात बदलना, ऐसे शब्द हमारे जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदलते नहीं है किसी भी प्रकार से, तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय, व्यय माने खर्च करना अर्थात बदलना, आ माने नहीं, ऐसे शब्द जो हमारे बदलते नहीं है लिंग वचन कारक काल के अनुसार, वो शब्द हमारे अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार से अव्ययीभाव समास की विशेषता ये होती है कि अव्ययीभाव समास में जो पहला पद होता है वो पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा की विशेषता होता है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत देखा जाए तो तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान ना होते हुए इसमें अव्ययीभाव समास में क्या होगा? पहला पद अव्यय होगा, प्रधान होगा, लेकिन दूसरा पद जो तत्पुरुष समास है उस तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान ना हो करके कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। जिस समास में आपका अगर दूसरा पद आपको प्रधान दिखाई दे जाए तो वह समास हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास एक वह समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात एक शब्द दूसरे शब्द की विलोम होता है, एक शब्द का जितना महत्व होता है दूसरे शब्द का भी इतना महत्व होता है। उदाहरण देखें तो माता पिता, दिन रात, जितना महत्व दिन का होता है उतना ही महत्व रात का होता है, एक दूसरे के विलोम होते हैं। इस प्रकार का जो समास होता है वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। बहुब्री समास वह समास होता है जिसमें कि पहला पद प्रधान ना होते हुए दूसरा पद प्रधान ना होते हुए एक अन्य पद ही प्रधान होता है, वह समास हमारा बहुब्री ही समास के अंतर्गत आता है। इसमें ज़्यादातर जो देवताओं के नाम आते हैं आपके, वो देवताओं के नाम आपके ज़्यादातर बहुब्री ही समास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका जो कर्मधारय समास है, जिस ऐसा समास जिसमें कि उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, उपमेय, उपमान या फिर विशेषण, विशेष्य, इस प्रकार से जिस समास में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, विशेषण की विशेष्य, विशेष्य विशेषण आता है, ऐसा समास आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। अगर आप उपमेय और उपमेय देखें तो उपमेय और उपमान किसे कहते हैं? उपमेय और उपमान कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे कहते उपमेय, और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, अर्थात जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जा रही है वह कहलाता है हमारा उपमेय, और जिससे तुलना की जा रही है वह कहलाता है उपमान। जैसे चंद्रमुख, उदाहरण देखें हम, एक चंद्रमुख, चंद्रमुख अगर हम देखें तो यह तुलना किसी की जा रही है? चंद्रमुख, चंद्रमुख का मतलब होता है चंद्रमा के समान मुख, तो हम तुलना किसी कर रहे हैं? मुख की, तुलना किसी कर रहे हैं? मुख की, कि मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। तो जिसकी तुलना की जा रही है, तुलना किसी की जा रही है? मुख की। किससे की जा रही है? चंद्रमा से, इसलिए चंद्रमा क्या हो गया? उपमान, और मुख क्या हो गया? आपका उपमेय। इसी प्रकार से आपका विशेषण विशेष्य भी होता है, जिसे हम आगे जब कर्मधारय समास करेंगे आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका द्विगु समास। द्विगु समास जैसा कि शब्द से ही क्लियर, द्विगु समास वह समास होता है जिसमें कि पहला पद आपका संख्यावाची होता है। जिस समास में पहला पद आपका संख्यावाची होता है वह समास आपका द्विगु समास के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से इनका सामान्य अध्ययन हम करें तो इस प्रकार से आपके जो समास टॉपिक है वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के टॉपिकों के अंतर्गत आपके इससे आगे अगर हम पढ़ते हैं तो पहला हमारा जो समास है वह समास है हमारा कौन सा? अव्ययीभाव समास। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहले बता चुका हूं, आप प्लस व्यय, व्यय माने होता है खर्च करना, आ माने नहीं, अर्थात जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार जो बदलेंगे नहीं शब्द वह शब्द आपके अव्ययीभाव समास या अव्यय कहलाते हैं। वह समास जो उपसर्ग से युक्त, क्योंकि हमारे हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत में 22, तो पूरे के पूरे जितने भी हमारे उपसर्ग हैं वो सभी की सभी हमारे उपसर्ग क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय। और वो सभी की सभी हमारे किस में आएंगे? अव्ययीभाव समास के अंतर्गत
आते हैं। वह समास जो उपसर्ग से युक्त होता है, क्योंकि जिस समास के अंतर्गत प्रथम पद आपका उपसर्ग से युक्त है, कि उपसर्ग वो होते हैं जो बदलते हैं, लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदलते नहीं हैं। अगर आपका पहला जो समास का पहला पद अगर उपसर्ग से युक्त है, उपसर्ग है तथा अव्यय शब्द बनकर अपना रूप दर्शाता है, उपसर्ग से युक्त है और युक्त होकर के अव्यय के रूप में जिसका रूपांतरण हो गया, अपने रूप को दर्शा रहा है, वे वाक्य आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। आपको दो पद जब आते हैं समास के अंतर्गत, तो दो पदों से मिलकर के एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है, लेकिन दो पदों के अंतर्गत पहला जो पद होता है वो अव्यय से युक्त होता है, इस प्रकार से उपसर्ग से युक्त होता है और वह मिलकर के आपके अव्यय शब्द का निर्माण करता है। इसमें पहला पद प्रधान, मैं पहले बता चुका हूं, अव्ययीभाव समास जो होता है उस अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आपका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है तथा संपूर्ण शब्द अव्यय का काम करता है। और इसमें पुनरुक्ति शब्द तथा संज्ञा से बनने वाले अन्य शब्दों की पुनरुक्ति शब्द का मतलब होता है बार बार एक शब्द का आना, अर्थात जिसमें कि बार बार एक ही शब्द रिपीट होता है, दोबारा से आता है, वह समास आपका किसके अंतर्गत आता है, अव्ययीभाव समास के साथ में आता है। जैसे साथ साथ, बार बार, ऐसे जो शब्द होंगे, आप रातों रात, ऐसे जो शब्द होंगे वो आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। अगर इनके सामान्य उदाहरणों की बात की जाए, अगर इसके अव्ययीभाव समास के सामान्य उदाहरणों की बात की जाए तो इसके उदाहरणों के अंतर्गत पहले आपको उपसर्ग से युक्त शब्द आएंगे, अर्थात कोई भी वाक्य होगा, उस वाक्य में पहले आपके क्या होगा, उपसर्ग होगा। इस प्रकार से आपके अव्ययीभाव समास में उपसर्ग से युक्त जो शब्द होते हैं तथा अव्यय बनकर के वो अपना रूप को दर्शाते, वो आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। मैं बता चुका हूं अव्ययीभाव समास वह समास होता है जिसे प्रथम पद, आपको पहचानना कैसे, अव्ययीभाव समास आएगा, पहचानना कैसे, आपको क्या करना है, जब समास के अंतर्गत आपको पता है कि दो शब्द पद होते हैं, कितने पद होते हैं, दो, इन दो पदों की स्थिति में अगर आपको पहला पद आपको कैसा दिखाई दे, प्रधान, कैसा, प्रधान, मुख्य, गौण, ये दिखाई दे आपको, और पहला पद कैसा हो आपका, अव्यय शब्द हो, अव्यय शब्द का मतलब है उपसर्ग हो, तो आप पहचान लोगे कि ये समास किसके अंतर्गत है, हमारा अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आया हुआ है। दूसरी बात, जो पुनरुक्ति शब्द होते हैं, पुनरुक्ति शब्द का अर्थ है ऐसे शब्द जो कि बार बार आते हैं। अगर बार बार आने वाले जितने भी आपके शब्द होते हैं वो शब्द तुम्हारे किससे शब्द होते हैं, अव्ययीभाव समास के ही अंतर्गत आते हैं। संज्ञा से बनने वाले शब्दों की भी भूमिका इस समास के अंतर्गत रहती है। अव्ययीभाव समास को जब आप पहचानोगे, पहला पद, दूसरा पद, पहले पद को देखोगे, पहला पद प्रमुख होगा, मुख्य होगा और कैसा होगा, उपसर्ग से युक्त होगा। अगर वह ऐसा तुम्हारा वो शब्द है, वह आपका अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आ जाता है। अगर इसके उदाहरणों की बात की जाए, दो चार अगर हम इसके उदाहरण देखें तो उदाहरण के अंतर्गत जैसे कि आजन्म, जन्म, अगर हम इसमें देखें पदों की तुलना करें तो इसमें दो ही पद हैं। पहला क्या है, आ प्लस जन्म, दो पद हैं। अब इन दो पद की स्थिति में अगर हम पहले पद को देखें तो पहला पद क्या है हमारा, आ, और आ क्या होता है, एक उपसर्ग। आ लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल नहीं सकता, यह अव्यय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, यह उपसर्ग होता है, इसलिए ये किस में आएगा हमारा, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएगा। जैसे आजन्म, आमरण, भर पेट, घर घर, ये घर घर कैसा है आपका, पुनरुक्ति सूचक शब्द। मैंने कहा था बार बार जो एक जैसे शब्द आते हैं वो शब्द आपके पुनरुक्ति सूचक शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार से अव्ययीभाव समास के और भी कई उदाहरण हैं। इन कई उदाहरणों का हम अध्ययन आपके आगामी क्लास में करेंगे तथा अव्ययीभाव समास को हम और विस्तार से कल से पढ़ते हुए हमारा जो अगला जो समास है तत्पुरुष समास, उस तत्पुरुष समास को हम आगे पढ़ेंगे। क्रिया से संबंधित जो टॉपिक आपका करा चुके हैं उस क्रिया से संबंधित टॉपिक की आपको पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, उसे आप नोट्स में अपने उतार लें और जितनी भी उसकी संबंधित जो समस्याएं हैं उनका मैं बता चुका हूं, आपको उनका समाधान कर दिया जाएगा। अभी थोड़ी सी अभी रिजल्ट आ रहे 10th क्लास के, इसलिए थोड़ी सी बिजी चल रही है।
थोड़ा सा बिजी हैं इसलिए, लेकिन जैसे ही आपको टाइम मिलेगा वो आपके करा दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका ये समाज टॉपिक दूसरा चल रहा है, आप तैयारी करते रहें। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन की कुछ एक पंक्तियां हैं, उन्हें मैं आपको सुना देता हूं कि गहन सघन मनमोहन बन तक, गहन सघन मनमोहन बन तक मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, अभी कहाँ आराम बदा, ये नए निमंत्रण छलना है। अरे अभी सोने से पहले मुझको मीलों चलना है, अरे अभी सोने से पहले मुझको मीलों चलना है। इसलिए आप अपनी तैयारी को करते रहें और अभी आपको मीलों का सफ़र तय करना है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।